everyone. Today we are going to study financial and cost accounting. So in this topic, financial and cost accounting, basically it is a topic of 6 semester CSBS. CSBS TCS के सिलेबस के हिसाब से ये 7 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है आई थिंक सो पर RGPV में ये 6 सेमेस्टर में बताया जा रहा है. तो बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ अकाउंट्स जो कि अकाउंट्स में क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है. तो इसमें थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हायर स्टडीज़ में आती है कॉमर्स की. ये तो मैक्सिमम चीज़ें ट्वेल्थ में पढ़ा दी जाती है लोगों को जो कॉमर्स लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट यूनिट we're gonna cover the in this video the first unit. Okay, so I have a PDF. So the first topic states that what is accounting concept. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है. मतलब what is accounting concept, what is the introduction of it. So let's first introduce you guys with this accounting term. So the first definition states that accounting is a fundamental presumptions, and I want you to just ignore this definition. Just हम समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है या हमें समझना क्या है इससे. बेसिकली अकाउंटिंग क्या है. सो अगर आप आगे जाके या अभी भी आपके पास कोई बिजनेस हो या कोई बिजनेस प्लान्स हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि कभी भी बिजनेस माइंड में नहीं होता. अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड एक सिनोनिम बताऊँ आपको या बिजनेस इक्वल्स टू जो उससे मैप्ड हो एक टर्म, तो वो टर्म आई थिंक सो वो होगा मैथ्स. क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैथ्स. सारे बिजनेसमैन यही बोलते हैं बिजनेस इज नॉट अबाउट लाइक द दिस इज जो भी थिंग आपने सुना है मार्केट में. बिजनेस इज मैथ्स. अगर किसी बंदे का मैथ्स सही है ना, वो जितना बेच रहा है, वो जितना सेल कर रहा है, उतना वो गेन कर पा रहा है, उतना वो प्रॉफिट कर पा रहा है. तो उसको आइडिया होना चाहिए कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी प्रॉफिट कितना होगा उससे. तो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स. और अकाउंटिंग्स में हम यही पढ़ते हैं कि मैथ related to business. It is a business accommodated with like it is a maths accommodated with business. So the first thing is like that the accounting concepts are fundamental presumptions that underpin the preparation of financial accounts for business. They serve as a business basis, developing techniques and process to document and present transactions. So ये तो definition वाली बात है. लाइक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में यही सिखाता है, फंडामेंटल सिखाता है बिजनेस के कि हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को अपने बिजनेस में कैसे मैनेज कर सके और उसे कैसे प्रोसेस कर सके. बस यही है इसका डेफिनेशन. सो डेफिनेशन के बाद हम समझते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में. इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया. बेसिकली हम इसे क्यों पढ़े, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें कुछ कुछ चीज़ें समझाती है. पहला इज कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी. comparatively. It means that first of all consistency is a fundamental. और ये जो मैं बता रहा हूँ ये authentic sources से है. जैसे मैं इसमें आप देख सकते हो ISB 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से बिजनेस की स्टडी करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन. उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंटिंग. इट रेफर्स टू यूजिंग अ सेम मेथड फॉर सेम आइटम. बेसिकली यू नीड यू नीड टू हैव द आइडिया कि सेम प्रोडक्ट अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसमें सिमिलैरिटीज कितनी है और उसके बीच में डिफरेंशिएट करने का आपको आपकी समझ होनी चाहिए. यानी कि यू मतलब लाइक दिस आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग आइटम्स. अगर आप डिफरेंशिएबल करना आ गया आपको कि दो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या अलग है. जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज आपके पास $100 का है और ये प्रोडक्ट के पास $1000 का है. तो आपको अगर ये समझ में आ गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी मतलब यूजर कस्टमर जो भी इंटरेक्शन होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है, वो उसका ज़्यादा बेटर है और इसका बहुत ही लो क्वालिटी का है, $100 है. तो आपको इन सब चीज़ का आइडिया होगा इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें वो क्या डिमेरिट्स है. तो आप इसके डिफरेंस को लेके आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो. मे बी इट कैन बी ऑफ $500. तो ऐसा हो सकता है कि ये वे मोर कॉस्टली था और ये बहुत ही चीप था, तो ये आपका मोर ग्रो करेगा, इसका ग्रोइंग रेट सबसे ज़्यादा होगा. तो इस टाइप का आपको आइडिया होना चाहिए बिजनेस करने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट स्टेट्स लाइक कंसिस्टेंसी फॉर कंपैरेटिबिलिटी. यानी कि यू नीड टू बी यू मतलब यू मस्ट हैव द एक्यूमेंट टू कंपेयर थिंग्स.
लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यही बोलती है, identify and understand the similarities and differences among items. By maintaining consistency and accounting practices, business can make informed decisions based on reliable data. तो डेटा के आधार पे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो बिजनेस के. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट सेज रिस्क मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली, अगर आपके पास अकाउंटिंग की पावर आ जाए कि आपको अकाउंटिंग करना आ जाए, तो पहला तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो. दूसरा, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो. मतलब आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे, जैसे आप 500 आप सोच रहे थे प्राइसिंग क्या रखूं मैं, तो आपने देखा कि 100 का एक है, 1000 का दूसरा है. तो 1000 में जो आपको फीचर्स दे रहा था आपको उससे कम देने हैं, लेकिन 100 से ज्यादा देने हैं. तो इसके लिए आपका प्राइस हो जाएगा 500. सो आप अगर आपको अकाउंटिंग का आइडिया नहीं हो तो आप रैंडमली 700 कर देते, तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती. तो इस टाइप की चीजें. सो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत फैक्टर प्ले करता है इस केस पे. अकाउंटिंग अगर आपको आता है तो आप रिस्क मैनेज अच्छे से कर सकते हो, अगर आप कोई भी स्टार्टअप खुद से चालू करते हो तो. सो रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर. इसे रीड कर ले थोड़ा. So is a prudence concept encourages basically it means a cautious approach. Means like you need to be cautious about the decisions you make in the business. It involves recognition and potential losses and promptly while using acknowledging gains and while when realized. तो बेसिकली आपको जो भी पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उससे बचने में, रिस्क मैनेजमेंट वही तो होता है, उससे बचने में आप हेल्प हो सकता है. इसको मैं क्या ही रीड करूँ, मतलब आप देख के समझ में आ रहा है कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट. लेट्स सपोज नेक्स्ट इज एक्रियल कॉन्सेप्ट. बेसिकली एक्रियल मीन्स होता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट. तो किसी भी टाइप का डिसीजन मेकिंग सपोर्ट अगर आपको इसके अकाउंटिंग के थ्रू मिल रहा है, तो दिस इज द सेम थिंग. तो हमने ये डिस्कस किया इंट्रोडक्शन क्या होता है और फिर क्या नीड्स क्या होते हैं, मतलब अकाउंटिंग आपको सीखने के इसके नीड्स क्या है, आपको कहाँ काम आएगा ये आपके बिजनेस में. तो इस इन सब जगह पे काम आएगा. So it is a concept recognizes the revenues and expenses as they occur. When the cash is received or paid, it provides a more accurate picture of company's financial situation. It also helps in decision making, facilitating an efficient or effective decision making. So this is the thing. तो हमने पढ़ लिया what is it, introduction हमने कर लिया. Now let's move to the convention part. First techniques करना था, पर पहले conventions करते फिर techniques पे आएंगे. तो नेक्स्ट इज कन्वेंशन पार्ट कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं. तो अगर आप गूगल पे कन्वेंशंस सर्च करोगे ना, तो आपको एक मीनिंग आएगी इसकी. कन्वेंशन इज अ सेंस ऑफ मीटिंग. अगर किसी चीज का मीटिंग हो तो वो कन्वेंशंस एक्चुअली हम बोलते हैं. मतलब एक तरह से ये इसका मीनिंग था गूगल में. तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि अकाउंटिंग जो पहले इस पे रिसर्च हो रहा था अकाउंटिंग पे, तो रिसर्च के टाइम कुछ 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 लोगों ने बैठ के एक मीटिंग किया. मतलब ऐसा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. मीटिंग किया और उन्होंने कुछ डिसाइड किया साथ में मिलके कि अब से अपन जो भी करेंगे कुछ इस मैनर में करेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म. सो व्हाट इज दिस? द प्रिंसिपल ऑफ एम्फसाइजेस कॉशन. सेम थिंग है कि you need to be conscious about the decisions. When two values are associated with a transaction, the lower value is recorded as an assets and liability side. So assets are the thing जो आपके पास है, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है उसी को लायबिलिटी भी बोलते हैं. जो मेरे पास अवेलेबल है, जैसे मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी एसेट्स के टाइप पे मेरे पास अभी मेरे स्किल्स हैं जिसको मैं आगे फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ कुछ भी करने के लिए. तो ये मेरे एसेट्स हो गए. तो दीज आर द थिंग. तो ये बेसिकली आपको ये समझाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये समझाता है कि आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास क्या एसेट्स है और आप उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हो और अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो. दिस इज द थिंग. सो इट कन्वेंशन में हमने पहला क्या पढ़ा? you need to be more conscious about your assets and liabilities. This is the thing. Next, हमें next state that materiality states that the convention of materiality states that to make financial statements meaningful, only material facts on the basis of like only material facts. What does it mean?
like important and relevant information should be supplied to the user and accounting information. बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट्स वगैरह सब बनाते हैं, तो कंपनीज की बैलेंस शीट्स हम बनाएंगे, इनकम शीट्स बनाएंगे। तो इन सब शीट्स में हमें ये सब शीट्स किसके लिए बताते हैं? यूजर के लिए बताते हैं, ताकि यूजर प्रेफरेबली हमें देख सके कि हमारी अकाउंटेबिलिटी किस टाइप में हो सकती है, या मतलब एम्प्लॉयज भी देख सके, और मल्टी यूजर्स के लिए होती है। पर ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंसी की तरह ये इशारा कर रहा है, आप ध्यान से पढ़ो तो, कि यूजर के लिए हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देना है। दिस इज द थिंग। सो अगर हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख पा रहे हैं बिजनेस के में और यूजर में, तो दिस इज द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में मीटिंग में पहली चीज ये डिसाइड हुई कि एसेट्स और रिलेबिलिटी का आइडिया हमें होना चाहिए। दूसरी चीज ये डिसाइड हुई कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। सो उसमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए, कुछ भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। What is this full disclosure convention? It is also a simple concept. Basically, full disclosure principle refers to the concept that suggests a business should report all the necessary information to their financial statements. सेम चीज जो ऊपर हमने देखा था कि जो भी मटेरियल था वो एक्चुअली मटेरियलिटी मीन्स जो हमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें ये फैक्ट्स, जैसा मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि ये फैक्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। फैक्ट्स, मटेरियलिस्टिक बिहेवियर। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इट सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन और नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इट डील्स विद द ट्रांसपेरेंसी, जैसे हमने बताया, और स्टेक्स होल्डर को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आता है। तो क्रूशियल स्टेप होता है ये सब, तो ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई करता है, तो ये फैक्ट्स को जस्टिफाई करता है कि जितने भी फैक्ट्स है उसके हिसाब से अब फैक्ट्स को रखो कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई, कितने परसेंट की सेल्स की ग्रोथ हुई, या जो कितना परसेंट का सेल्स डाउन है, ये सब चीज़ें। और ये डील करता है, लाइक फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये डील करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस करंट सिचुएशन में। द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमने पढ़ा कन्वेंशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स, व्हाट आर टेक्निक्स? इट मींस टेक्निक्स फॉर अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग करने के लिए हम किन किन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। तो द फर्स्ट टेक्निक इज कैश अकाउंटिंग। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कैश टेक्निक क्या होती है। बेसिकली इट्स अ सिंपल मेथड कॉमनली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम कैश रिसीव्ड देखते हैं और हमने कितना बिल पे किया वो देखते हैं। सो रेवेन्यू के लिए हम देखते हैं कि कितने कैश हमारे पास आए हैं, और एक्सपेंसेस के लिए हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस के लिए हम देखते हैं कि कितने बिल्स हमने पे किए हैं। तो दिस इज अ थिंग जो हम भी यूज करते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमने कितने खर्च किए हैं, सो दिस इज द थिंग कि हमने कितने, हमारे पास कितने कैश अभी है, मतलब कितने रेवेन्यू है अभी, और कितने खर्च हमने किए, वो बिल्स की पेमेंट से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इतने इतने खर्च किए। तो वो अकाउंटिंग का एक तरीका है। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि सुटेबल फॉर बिजनेस फॉर सर्टेन साइजेस। ठीक है, मतलब कोई भी डिसेंट लेवल की बिजनेस इससे काम चल जाएगा। एडवांटेजेस तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। लिमिटेशन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इट मींस कि बेसिकली ये आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आपने कहाँ खर्च किया और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस जगह पे है। फॉर एग्जांपल पर्सनल फाइनेंस अलाउ कैश अकाउंटिंग, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज एक्रियल accounting. So it's basically accrual are the amount of money that you know will come or go from the business. Basically investment की बात कर रहे हैं हम। So accrual investment जो होता है वो दूसरा तरीका है अकाउंटिंग टेक्निक्स का। तो द जनरली यूज बाय कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बड़ी कंपनीज गूगल, तो गूगल ऐसा थोड़ी करेगी कि वो कैश कितना रिसीव किया और कितना एक्सपेंस करा वो इस टाइप में ना, नहीं, ये जस्टिफाइड ही नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज के लिए ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए एक्रियल अकाउंटिंग काम आती है। So the revenue recorded
एज अर्न, तो वो रेवेन्यू को देखते हैं अपने सेल्स और क्रेडिट से, और एक्सपेंसेस को देखते हैं अपने अकाउंट्स पेएबल से। तो दीज आर द टर्म्स जो कि बिजनेस में यूज होते हैं, जिससे वो अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, अकाउंट अकाउंट करते हैं। एडवांटेजेस होते हैं इसके, प्रोवाइड्स अ एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर कि हमारा बिजनेस, आप देखे होगा ना हमारे बिजनेस की ग्रोथ किस टाइप में हो रही है, वो एक एक्यूरेट पिक्चर देता है। दूसरा, इसकी लिमिटेशंस भी है कि इट रिक्वायर्स अटेंडेंस रूल्स, मतलब बहुत सारे रूल्स है इसमें, मतलब क्या बताऊं, इतने रूल्स है कि आपको एक पर्टिकुलर, अगर आप एक स्पाइक दिखा रहा हो ना, एक स्पाइक दिखाने के लिए भी उसके पीछे इतने रूल्स होते हैं, इतने कैलकुलेशंस होते हैं, तब वो जाके वो इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ आपके बिजनेस सही में प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। नेक्स्ट थिंग एग्जांपल इज गैप गैप मैंडेटर्स एक्चुअल अकाउंटिंग। तो गैप इज आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्चुअल अकाउंटिंग को यूज करता है। So let's talk about financial statements. So financial statements are the statements that are a set of documents that summarizes the company's financial position at a specific time. मतलब कि बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है कंपनी की वो दिखाती है। सो इसका फर्स्ट है बैलेंस शीट, जो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। व्हाट इज बैलेंस शीट? तो बेसिकली हम इसमें बैलेंस शीट देखने वाले हैं, बैलेंस शीट कैसे दिखती है। कुछ इस टाइप में दिखती है। आप में से कई लोग बैलेंस शीट पहली बार देख रहे होंगे, पर नाम सबने ही सुना होगा मेरे हिसाब से। तो बैलेंस शीट में किस किस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है? दे आर इक्विलिटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विलिटी मीन्स जो भी कंपनी है, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, वो किस किस चीज़ों में स्प्लिट है, उसके सीईओ या वगैरह वगैरह जितने भी स्प्लिट अप होते हैं ना, कितने पोर्शन में स्प्लिट अप है पूरी कंपनी की इक्विलिटी उसकी। बेसिकली उसका पोर्शन कितना स्प्लिट अप है, किन किन लोगों की ऑथोरिटीज किन किन हायरार्की में फॉलोड है, वो सब इक्विलिटी में आता है। कितना उनका प्रॉफिट होगा उसके पे इस पे सही डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, अपन कितने इक्विलिटी में डिवाइडेड है सब कुछ। लाइबिलिटीज, जो उसके पास रिसोर्सेज है, जो उसके पास एसेट्स है अपने। उसके बाद एसेट्स, दो तीन टर्म। तो दिस, जब हम लोग बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें हमारे पास टोटल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एक पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी की। सो यही है इसमें। मेन थिंग इज इक्विलिटी, लायबिलिटी एंड एसेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? सो इनकम स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। मैं दिखाता हूँ इसका, ये कैसे दिखता है। इनकम स्टेटमेंट कुछ इस टाइप पे दिखता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट ईयरली या क्वार्टरली बनती है, क्वार्टर में बनती है। जैसे 2021 की बनी, 2022 की, 23 की, उस टाइप पे बनेगी। टोटल सेल्स कितना होता है, तो टोटल नेट इनकम, प्रॉफिट कितना हुआ, फिर टोटल लॉस कितना हुआ, तो ये सब दिखाने के लिए इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम, नेट इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एग्जैक्टली, एक्सपेंसेस कॉस्ट लाइक सैलरीज, रेंट्स, मार्केटिंग, एक्सेट्रा। Next is cash flow statement. Cash flow statement is basically tracks the movement of cash within the company. कंपनी के अंदर जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये किस टाइप में दिखता है वो देखते हैं हम लोग। किस टाइप में दिखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 का था, नेट ऑन अर्निंग्स इतनी हुई, कितने कैश की हुई, डिप्रिसिएशन कितना था, किस रेट से डिफरेंस डिप्रिसिएशन हो रहा था, फिर इक्विपमेंट कैश ऑपरेशन में कितना आया, और फिर टोटल कैश फ्लो कितना हुआ। तो ये कंपनीज कंपनीज वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो करना चाहती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ कैश विद इन द कंपनी, इंक्लूड्स ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, like activities relate buying and selling assets, borrowing, repaying debts, etc., issuing stocks. These are the thing. फिर हमने हमने ये पढ़ना है। ओके, फिर हमें पढ़ना है, यह तुमने देख लिया कि तीन चीज़ें होती है, किस टाइप में काम करती है, कैसे दिखती है ये चीज़ें। तो इसे देख के हम क्या समझ सकते हैं? अब हम देखते हैं कि इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों को, यानी कि इसको एनालाइज कैसे किया जाएगा, क्या एनालाइज करें। अब जैसे हम इसे देख तो रहे, पर इसे देख के हम क्या, हमें समझ में क्या आ रहा है इसे देख के? इसे देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, इसे देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो वो चीज़ें अभी हम देखते हैं।
तो इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं हम। इंटरप्रिटेशन में क्या है, बेसिकली बैलेंस शीट हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। पर्पस is show the purpose is to show a snapshot of company's financial position at a specific moment of time। इसमें इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसके एसेट्स देखते हैं हम, लायबिलिटीज देखते हैं, और इक्विटी देखते हैं। इक्विटी मीन्स ओनरशिप और नेटवर्थ देखते हैं इससे। और लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स कितने, पेबल्स कितने हैं, कितना पैसा देना बाकी है अभी। एसेट्स मतलब कंपनी के रिसोर्सेज कितने हैं, कैश एंड इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है, उसका पर्पस होता है समराइजेस द रेवेन्यूज एक्सपेंसेस नेट इनकम ओवर अ पीरियड। इसमें चीज़ें जो आती है इंटरप्रेट हम कर सकते हैं, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और नेट इनकम, इन सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सेल्स और परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं, कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों से, इनकम स्टेटमेंट से। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप मूवमेंट ऑफ कैश बता सकते हो, ये कितना कैश का मूवमेंट हुआ। पर्पस इज टू ट्रेस द कैश मूवमेंट। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काम आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काम आता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काम आता है। अगर आपको पता है कि आपका कैश फ्लो अच्छा खासा है, तो आप अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने ऑपरेशंस को डे बाय डे कैश के थ्रू ऑपरेशंस कर सकते हो। या अगर आपका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपका लॉस में कंपनी जा रही है, तो कैश फ्लो को आप कम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, बोरोइंग या इक्विटी एश्योरेंस, ऐसा सब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, इन सब चीज़ों के थ्रू आप एक और काम कर सकते हो। जैसे आपने ये सुना है, आपने ये सुना होगा, लाइक नेक्स्ट इज रेशियो एंड ट्रेंड्स। तो आपने ये सुना होगा, शार्क टैंक में जब कोई पिक्चर जाता है, तो शार्क टैंक वाले जो शार्क होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट में कितने अभी कितना कैश है, ये पूछते हैं। या तो आपने कितना कैश बंद किया है कंपनी में। So the same term called liquidity ratio comes here। liquidity ratio मतलब होता है कि आपके पास कितना कैश है, अपन कितना कैश अपने अभी बर्न किया है। मतलब बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो ये है कि आपके पास अभी कितना लिक्विड कैश अवेलेबल है जो आप खर्च कर सकते हो, नथिंग मोर देन दैट। तो लिक्विडिटी रेशियो, अगर किसी कंपनी के पास लिक्विडिटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे खर्च कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स सेम थिंग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स और एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। डेप्ट रेशियो कर्ज को रिप्रेजेंट करता है, डेप्ट इक्विलिटी रेशियो। और ट्रेंड्स, हम इसको देख के हम ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं ओवर टाइम पीरियड। सो जैसे डेप्थ रेशियो जो होनी चाहिए वो हम कंपनी, अच्छी कंपनी से कम होनी चाहिए, यानी कि कम डेप्थ रेशियो होनी चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, और ये लिक्विडिटी रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए। सो इन सबको देख के इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स एंड टू मैनेज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सही डिसीजंस लेने में हेल्प करती है इन सब चीज़ें अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनी अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, लेकिन फिर हम एक बार रिवीजन करने के लिए पढ़ लेते हैं दोबारा। सेम चीज़ हम पढ़ चुके थे। कंपनी अकाउंट्स में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट, फिर हमने इसी तीनों कंपोनेंट्स देखे, एसेट्स, इक्विटी, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखा हमने। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या था, देखा नहीं था हमने, अभी देख रहा हूँ। डायरेक्टर रिपोर्ट एक नई चीज़ है। तो ये क्या करता है, ये इन सब चीज़ों के थ्रू एक नई चीज़ है, ये हाईलाइट्स करता है अचीवमेंट्स को, चैलेंजेस को, और फ्यूचर प्लान्स को कंपनी के। तो ये होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट की। डायरेक्टर इन सब चीज़ों से कंक्लूड करके भी आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान कर सकता है, उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और कितने अचीवमेंट्स अचीव किया है उन्होंने, उससे एक रिपोर्ट बनाता है। बेसिकली ये रिपोर्ट कुछ नहीं, हेल्प करते हैं कंपनीज को फंडिंग रेज करने में, कि उन्होंने इतना अचीव किया है या उसके फ्यूचर प्लान्स इतने हैं। तो ये जो भी फंडिंग होती है उनको कैप्चर करने में, मतलब उनको रेज करने में हेल्प करती है। तो डिस्कस सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड रिस्क्स। So notes, next is notes to accounts. So notes to accounts provide a context to financial statement items, explains the accounting policies and contingencies. Contingencies. It means that कि बेसिकली हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं इसके भी नोट्स होने चाहिए हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में मेंशन है ना कि हमारी ग्रोथ इतनी से इतनी हुई, एक ईयर से दूसरे ईयर में इतनी ग्रोथ हुई। तो उसकी जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था, तो स्ट्रेटेजिक प्लान में उसकी जो पॉलिसीज होंगी, वो पॉलिसीज मेंशन होगी। यानी कि हमारे हर इन्वेस्टमेंट प्लान पे, हमारे
हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक उसका जो भी उसकी पॉलिसीज होंगी एक जगह पे लिखी होनी चाहिए। वो होता है नोट्स फॉर अकाउंट्स। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट होगा, उस कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, उस रेफरेंस पे बेस्ड चीज़ें हो रही है, उसको हम बोलते हैं नोट्स टू कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बुक में जो कॉन्टेक्स्ट का पेज नहीं होता फर्स्ट में, जिसमें हमारे पूरी बुक के इंडेक्स लिखे रहते हैं कि किस पेज नंबर पे क्या है। तो उस बुक में कोई कंटेंट हो, जो भी कंटेंट होता है वो आने वाले पेजेस को शो करता है कि इस पेज पे ये टॉपिक है। तो उसी टाइप में कॉन्टेक्स्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि जो भी पॉलिसीज है, तो इस प्लान से ये पॉलिसीज आ रही है, तो ये नीड्स टू अकाउंट में लिखा रहता है, नोट्स टू अकाउंट में लिखा रहता है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इट इज अ comprehensive document, includes financial statements, directors report, notes of accounts, provides detailed information about the company's performance, strategies and outlook. It is essential for investors, management, फंडिंग रेज करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्थ, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी, अभी हम समझते हैं। We have study about audit reports. Okay, audit reports क्या होता है basically? Audit reports nothing more than like a formal opinion by independent auditors on a financial statement. So अभी अब तक हमने समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल जो हमने देखा कि जितने रिपोर्ट्स हमने देखे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो जो भी इनको वेरीफाई कर सके कि ये कितने सही है कितने गलत है, वो होते हैं ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स आर दोज विच वेरीफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के ओपिनियन ले कि हमारा बैंकिंग स्टेटमेंट देख के बता दो कि हमारा मतलब बिजनेस किस सही पे चल रहा है और हमें क्या इंप्रूव करनी चाहिए वगैरह वगैरह चीजें, तो वो हमें जो ओपिनियन दे, एक फॉर्मल ओपिनियन दे बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज दिस रिपोर्ट इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज द थिंग। और ये कुछ टाइप्स के होते हैं, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, लाइक फुल कंपेनियन, नो मटेरियल, नो मिसस्टेटमेंट्स। एक तरह के एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दैट माइनर इश्यूज और अनसर्टेनिटीज उसमें होते हैं। एक एडवर्स रिपोर्ट टू सीरियस कंसर्न अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इनसफिशिएंट एविडेंस एंड लिमिटेशंस। तो ये चार तरह के ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं। आपने ड्यूलाइट सुना है? ड्यूलाइट, ड्यूलाइट एक कंपनी है इंडिया की जो एक ऑडिट ऑडिट कंपनी है, जो ऑडिटर जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। भी हम रिक्वायरमेंट्स, जो भी हम जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस और बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन पे हमें ध्यान रखना है कि वो कुछ भी इलीगल ना हो उसमें, क्योंकि आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हमारे कोई बिजनेस है, अगर वो बेसिक से शुरू हो रहा है, यानी कि वो भी मतलब कोई न्यू मॉर्न बिजनेस है, लाइक रीसेंट बिजनेस है, कोई नया स्टार्टअप है, तो अगर आपको उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको लीगल ऑब्लिगेशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसमें कुछ भी इलीगल ना कर रहे हो। मतलब मनी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, इनकम हो रही है, पर अगर आगे जाके उसमें कुछ भी इलीगल हो, लीगल या इलीगल ऑब्लिगेशंस आपके मतलब बिजनेस में लगे। फॉर एग्जांपल आपका डोमेन नेम वो भी हो सकता है कि इलीगल हो, मतलब कॉपीराइटेड हो, तो फिर आपको पूरा डोमेन नेम चेंज करना पड़ेगा। लोगो वगैरह भी कभी कभी भी कॉपीराइटेड निकल सकते हैं। तो बेसिकली आपको लीगल ऑब्लिगेशंस को चेक करना पड़ता है। दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट्स और स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। Next is pitfall of avoidance, like avoid pitfalls to avoid. कुछ तो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए अकाउंटिंग में। फर्स्ट इज ओवरस्टेटिंग रेवेन्यूज। मतलब अपने रेवेन्यूज को आपको अच्छे से रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो प्रॉपरली मतलब कैलकुलेटेड है या नहीं। या कभी कभी रेवेन्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं कंपनीज के, यानी कि वो उनका मिस कैलकुलेशन दिखाता है कि वो कुछ कुछ चीजों कुछ एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा ही काउंट कर लिए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कुछ ज्यादा आने लगती है उस केस में। So ignoring contingent liabilities, basically disclose potential obligations। इग्नोर करना चाहिए हमें जो भी कंटीजियस लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट इज एडिक्वेट डिस्क्लोजर। इट मींस लाइक हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जितना हो सकता है ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, पर अप टू अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हमें डिस्क्लोज नहीं भी करनी चाहिए। तो दिस इज द
पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस जो भी होते हैं लायबिलिटीज के, उसको तो करनी है, मतलब ऑब्लिगेशंस को डिस्क्लोज करना है, पर पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस को, नॉट कि हम अपने सारे ऑब्लिगेशंस को डिस्क्लोज कर दिए, तो दैट विल लीड्स टू अ नेगेटिव impact, that will create a negative impact in the company. Ignoring changes and in accounting standards. तो बेसिकली हम अपने अकाउंटिंग में जो भी चेंजेस करते हैं, मतलब हमें चेंज करते रहना चाहिए अकाउंटिंग में, मीन्स वी नीड टू बी स्टे अपडेटेड, दिस इज द थिंग. तो बेसिकली इग्नोर द चेंजेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, update, stay updated thing, and understanding these aspects helps stakeholders to navigate financial information efficiently. तो इस केस में हमने आई थिंक पूरा कवर कर लिया है, अकाउंटिंग कंपनीज हमने कवर कर लिए, 3 चीज थे उसमें, आई थिंक 5 चीज थे उसमें. एनुअल रिपोर्ट्स हमने देख लिया, ऑडिट रिपोर्ट्स और स्टेचुटरी रिपोर्ट्स क्या होती है. डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स हमने देख लिया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स में क्या होता है. बेसिकली डायरेक्टर रिपोर्ट्स में क्या होता था हमने पढ़ा था. यस. तो highlights the achievement and challenges and future plans of the company and significant event और risk लेने में हमें हेल्प करता है. दिस इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. और नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हमने पढ़ लिया था, और पिटफॉल्स भी हमने पढ़ लिए. तो ये फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2, which I think so subsidiary books, it is a good unit. मतलब हमने इसमें डिस्कस किया था अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, पिटफॉल्स क्या होते हैं. इसमें हम प्रोसेस की बात करेंगे, बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे अकाउंट्स के कि प्रोसेस कैसे काम करता है. उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं. तो बेसिकली अगर आप इसके बाद, आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो समझ में आ जाए, और कुछ केस केस स्टडी डायग्राम समझ में आ जाए, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो. अगर आप इंटरव्यूज वगैरह में बोलते हो कि सीएसबीएस आपकी ब्रांच थी, आपने पढ़ाई किया है, तो सीएसबीएस में जो पहला सवाल होता है कि आपने बैलेंस शीट वगैरह क्या होता है, तो आपको इन सब चीजों को नॉलेज होनी चाहिए. ज्यादा डीप में नहीं होनी चाहिए, बस बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी काफी रहती है. तो आई थिंक लेट्स वाइंड अप नाउ. टाइम भी हो गया. We have already studied about 25 minutes, I think so. So, all the very best and thank you for listening.